Hi folks, welcome to this session. In this session we are going to discuss about the stock markets or stock exchanges. I'm your instructor Rajesh Durbala and let's see what's in store for today's session. The learning outcomes for today's session is very simple. One, we would know something about the stock exchanges in India, and we would also know something about SEBI, that is Securities Exchange Board of India. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी होती है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जहां लोग कुछ मिलते हैं, और वो स्टॉक एक्सचेंज इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड ना भी हो। ओके, और उसका जो गठन होता है वो एक खास मकसद के लिए होता है, खास पर्पस के लिए होता है, जहां वो सहायता करते हैं, वो सहायक बनते हैं और रेगुलेट करते हैं बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। कहीं भी हम स्टॉक एक्सचेंज या एक उस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां से हम शेयर्स या स्टॉक खरीद सकते हैं, सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और बाकी उस तरह की कोई भी डीलिंग उसके रिलेटेड वो स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है। तो सीधी सी बात है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और ना भी करें तब भी वो क्या कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं कि सिक्योरिटीज खरीदने में, बेचने में और बाकी उसके रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन में। इंडिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसका गठन हुआ था 1875 में, 1875 में, एंड उसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसको हम नेटिव शेयर एंड शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन इस नाम से जाना जाता। ओके, एंड द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कैलकाटा एंड चेन्नई वेर एस्टैब्लिश्ड इन 1908 एंड द दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज इन 1947। तो ये थे हमारे कुछ शुरुआती दिनों के स्टॉक एक्सचेंजेस। अब आके देखते हैं कि जो इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया एंड एशिया। न सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया में ये एक बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया में वन ऑफ द सारे जो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें से एक है। आगे अगर इसके बारे में समझने की कोशिश करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे हम अपने पूरे इंडियन इकोनॉमी का एक नर्व सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि इससे कई बार हम अपने इकोनॉमी का जो हेल्थ है, ओके, उसका मापक या उसका पैमाना भी कह सकते हैं। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म करे तो यह माना जाता है कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा है, और वही अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स नीचे लुढ़कना शुरू कर दे तो यह माना जा सकता है कि सब ठीक नहीं है। और इसका गठन हुआ था 1857 में। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम BSE भी कहते हैं, इन्होंने बोल्ट, दैट इज बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था जनवरी 1995 में। And BSE also began debt trading also on the bold system. Okay, debt की, ना सिर्फ जो इक्विटी होती है, जो शेयर्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज होते हैं वो इक्विटी होते हैं। ओके, और जो डेट होता है वो एक लोन की तरह होता है। ओके, कंपनीज लोन देकर भी पैसे उठा सकते हैं मार्केट से। तो उसका भी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो बोल्ड सिस्टम था, उसकी ट्रेडिंग BSE में जून 26, 1995 से शुरू हुई, एंड 60 एक्टिवली ट्रेडेड डिबेंचर्स के साथ। ओके, डिबेंचर्स होते हैं कंपनीज जिस तरह से शेयर्स बेचकर इक्विटी देते हैं, उसी तरह से डिबेंचर्स एक लोन की तरह होता है, एक डेट होता है जो कंपनीज उठाते हैं मार्केट से।
आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE was incorporated in November 1992 with an equity capital of 25 crores। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो NSE का गठन बहुत ही हाल फिलहाल में 1992। तो कंपेयर टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये बहुत ही एक यंग स्टॉक एक्सचेंज है, एक न्यू एज स्टॉक एक्सचेंज भी माना जा सकता है। तो इसका गठन नवंबर 1992 में हुआ था और इसका जो कैपिटल था वो सिर्फ 25 करोड़ के साथ शुरू हुआ। एंड इसको स्पॉन्सर किया गया था काफी बड़े दिग्गज ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन से IDBI एंड अदर कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, फिर LIC था, GIC था, अदर इंश्योरेंस कंपनीज थे, बैंक्स थे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जिसे ILFS भी कहते हैं, जो हाल फिलहाल में काफी चर्चे में भी था, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHCL एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज कंसल्टेंसी ISC ऑफ हांगकांग and which have helped in setting up of NSE। okay? तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो NSE के एस्टैब्लिशमेंट में, NSE के गठन में काफी कारगर, काफी इंस्ट्रूमेंटल थे। और NSE शुरू से ही फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के साथ उसका गठन हुआ था, जिसमें कोई भी ट्रेडर किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी कोने में हो, वो ट्रेड कर सकता था। तो यहां लोकेशन बेस्ड, ज्योग्राफिकल बैरियर बेस्ड किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। और जब NSE बना उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज फॉर इक्विटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाइब्रिड्स। ओके, वो चाहते थे कि एक फेयर और एफिशिएंट सिस्टम मिले, क्योंकि जब ये ऑनलाइन नहीं था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं था, तो काफी बड़े ट्रेडर्स जो होते थे, बड़े ब्रोकर्स जो होते थे, उनका दबदबा होता था। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए कहीं भी स्टॉक मार्केट में खास जगह नहीं थी। तो इस वजह से ये चाहते थे कि एक बहुत ही फेयर एंड एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाए। तो उनका ये एक ऑब्जेक्टिव था कि टू प्रोवाइड अ फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, और दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड एक्सेस टू इन्वेस्टर ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क। पूरे देश में किसी भी कोने में कोई भी इन्वेस्टर आसानी से ट्रेड करे और किसी भी तरह का रोक टोक और किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था, टू एनेबल शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल्स एंड बुक एंट्री सेटलमेंट सिस्टम्स। तो आप देखोगे कि जब भी आप शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो तो एक टाइम लैग होता है। ओके, आज की डेट पे अगर मैं शेयर्स खरीदता हूं तो T+1 या T+2 कहते हैं जिसे, तब जाके वो शेयर्स या सिक्योरिटीज आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होने में उतना टाइम लग जाता है। लेकिन वही अगर आप पुराने दिनों में NSE से पहले की बात करें तो ये काफी टाइम लग जाता था, महीने भी लग जाते थे। तो वो चाहते थे कि ये जो सेटलमेंट साइकिल है, जो शेयर खरीद रहा है उसके पास शेयर्स पहुंच जाने चाहिए, जो बेच रहा है उसके पास पैसे पहुंच जाने चाहिए बहुत ही कम टाइम में। तो ये भी NSE का एक बहुत ही प्रमुख ऑब्जेक्टिव था। फिर आते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव पर, वो है टू ब्रिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट इन लाइन विद इंटरनेशनल मार्केट्स। तो दुनिया भर में जिस तरह से शेयर्स या सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, NSE का ऑब्जेक्टिव था कि हम भी अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल मार्केट्स की तुलना में बराबरी पर लाएं। एंड पांचवा उसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द सेकेंडरी मार्केट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज जो होते थे उनके बॉन्ड्स भी आसानी से खरीदे या बेचे जा सकें। तो ये कुल मिलाकर इन 5 ऑब्जेक्टिव्स के साथ NSE का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं OTCEI, दैट इज द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, जो OTCEI है, इट्स प्राइमरीली मेंट फॉर स्मॉल साइज्ड कंपनीज एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो इसका जो गठन था ये प्राइमरीली
छोटे छोटे कंपनीज और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हुआ। और दिस एक्सचेंज हैज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फास्ट सेटलमेंट्स एंड पोटेंशियल टू रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत ही मान सकते हैं बहुत ही चुस्त फुर्तीला एक एक्सचेंज है जहां देश के किसी भी कोने में ट्रांसपेरेंटली बहुत ही तेजी के साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो जो OTCEI है इसका गठन 1990 में हुआ था अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, एंड उसका जो कार्यकाल था वो शुरू हुआ 1992 से। ओके, तो 1990 में उसका गठन हुआ, 1992 से वो ऑपरेशनल हुआ, फंक्शनल हुआ, एंड वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड रिंगलेस ट्रेडिंग सिस्टम। तो NSE से पहले ही इसने ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम शुरू कर दिया था ट्रेडिंग के लिए, और इसको प्रमोट करने वाले थे UTI, ICICI, IDBI, IFCI, LIC, GIC, SBI, CAPS, Canara Bank एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे इन सब ने एक साथ होके एकजुट होकर OTCEI का गठन किया। इनके अलावा जो छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस मिलेंगे आपको जो पूरे कंट्री में स्प्रेड है। तो ये सारे जो शहर मैंने यहां लिखे हुए हैं जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, कोलकाता, कोचीन, कोयम्बतूर, तो इन सारे शहरों में भी स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद हैं। राइट, आगे चलते हैं, छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला होता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है वो it provides inter alia for recognition of stock exchanges and regulation of their functioning, licensing dealers, recognition of contracts, controlling speculations, restricting rights of equitable holders of shares, and empowering the government to compel any public limited company to get its shares listed। ठीक है, तो यहां सिंपल सी बात है कि जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956 वो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने में, उनकी फंक्शनिंग में, जो डीलर्स को लाइसेंसिंग देने में, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका जो लीगल वैलिडेशन होता है वो करने में, स्पेक्यूलेशन, ओके, सट्टेबाजी को कंट्रोल करने में, ओके, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो राइट्स होते हैं, उनके जो हक होते हैं, उन हकों को रिकॉग्नाइज करने में और एम्पावर करने में मददगार होते हैं, और गवर्नमेंट को शक्ति देते हैं, एम्पावर करते हैं कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो उसे वो मजबूर कर सकते हैं अपने शेयर्स को लिस्ट करने के लिए। राइट, तो ये हो गया रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। फिर आता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहां क्या है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मींस दैट they are admitted on a recognized stock exchange। तो किसी भी कंपनी का कोई सिक्योरिटी है जैसे कि शेयर, जब वो लिस्ट होती है उसका ये मतलब होता है कि कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे वो रिकॉग्नाइज्ड है एंड इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो एक बार लिस्ट हो जाने के बाद उन शेयर्स या सिक्योरिटीज का खरीदना या बेचना मुमकिन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, every company intending to offer shares or debentures to the public for subscription by issue of a prospectus has to first make an application to one or more recognized stock exchanges for their listing। ओके, तो इसको अगर हम समझें तो बहुत ही आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो इसका ये मतलब निकलता है कि जो सेक्शन 73 है कंपनीज एक्ट का 1956 वो मजबूर करता है उन सारी कंपनीज को जो कि शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक को बेचना चाहते हैं और कैपिटल रेज करना चाहते हैं, उनको इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और एक बार अगर लिस्ट हो जाते हैं, लिस्ट हो जाने के बाद उन कंपनीज के कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। वो ऑब्लिगेशंस क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला,
they should subject themselves to various regulatory measures of SEBI and stock exchanges. मतलब SEBI या स्टॉक एक्सचेंजेस के जितने भी नियम कानून हैं उनको पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे। दूसरा होता है सबमिट रिक्वायर्ड बुक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स एंड डिस्क्लोज एनी अदर इंफॉर्मेशन विच द स्टॉक एक्सचेंज आस्क्स फॉर। तो स्टॉक एक्सचेंज किसी भी तरह के उनकी जो अकाउंट बुक्स हैं, ओके, वो चेक करने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, कागजात मांगे तो बेहिचक इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि सेंड टू ऑल शेयर होल्डर्स द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल रिपोर्ट्स एंड सो ऑन। ओके, मतलब जब भी वो एनुअल जनरल मीटिंग करें और एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करें तो सारे शेयर होल्डर्स को इन्विटेशन जाना चाहिए और रिपोर्ट्स भी पहुंचना चाहिए। एंड प्लेस देयर सिक्योरिटीज विद द पब्लिक, और उनकी जो भी सिक्योरिटीज हैं वो पूरे पब्लिक के सामने ओपन होनी चाहिए, कोई भी खरीद सकता है उसको। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेबी। सेबी क्या करता है? ओके, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के जो कुछ फंक्शंस हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहला, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट्स। जिस किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में या सिक्योरिटी मार्केट में जिस किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, धंधा होता है, उन चीजों को रेगुलेट करना इसका प्रमुख काम है। नंबर 2, registering and regulating the working of stock brokers, sub brokers, share transfer agents, bankers to an issue, merchant bankers, underwriters, portfolio managers, investment advisors and such other intermediaries who may be associated with security markets in any manner। तो इसका अगर हम मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो हर कोई पार्टी, हर कोई बंदा या हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर्स खरीदने में, बेचने में, रजिस्टर करने में, डीलिंग करने में, जिस किसी भी तरह से वो उसमें एक हिस्सेदार बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं, उनको रजिस्टर करना भी सेबी का काम है। तीसरा, registering and regulating the working of collective investment schemes including mutual funds। तो जितने भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, उनको भी रजिस्टर करना सेबी का काम है। चौथा, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको बढ़ावा देना प्लस उनका नियंत्रण करना, यह भी सेबी का काम है। पांचवा, prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities markets। तो किसी भी तरह का फ्रॉड या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, किसी भी तरह का गलत काम, ओके, उनको रोकना सेबी का काम है। promoting investors education and training of intermediaries of security markets। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि आप और मैं जो कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अवेयर कराना, उनको अवगत कराना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके हकों के बारे में, और जो कि शेयर्स और सिक्योरिटीज बेचने के काम करते हैं जो इंटरमीडियरीज, उनको भी एजुकेट करने का काम है सेबी का। सातवां पॉइंट, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदों को, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी न्यूज़ होते हैं, समाचार होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंफॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से वो बंदे उन शेयर्स का खरीदना या बेचना उनके लिए मना है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सेबी उस चीज़ को रोकने की कोशिश करती है, और इन केस कोई कर भी ले तो उनको पनिश करना भी सेबी का काम है। आठवां पॉइंट, रेगुलेटिंग सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स एंड मर्जर्स ऑफ कंपनीज। तो जो भी कंपनी मर्जर करती है, एक्वायर दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहां भी शेयर्स जो ट्रांसफर होती हैं
तो उसके रिलेटेड जितने भी रेगुलेटरी कदम होते हैं वो भी सेबी लेता है। 9th पॉइंट, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, conducting inquiries and audits of the stock exchanges and intermediaries and self-regulatory organizations in the securities market। मतलब किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, किसी भी इंटरमीडियरी, डीलर, ब्रोकर जो भी है, उनका कभी भी इंक्वायरी करना हो, ऑडिट करना हो, ये सारी चीजें सेबी करेगा। एंड लेविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द अबव प्रोसेसेस और अबव पर्पसेस। तो ऊपर दिए गए जितने भी 9 फंक्शंस हैं उनको करने के लिए जो भी फीस चार्ज करनी हो वो भी सेबी कर सकता है, राइट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हां तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। स्टे सेफ, बाय बाय।